करते करते हालत खराब है। अच्छा चलो 5-10 मिनट के लिए अनम्यूट करता हूँ, है ना। केमिस्ट्री की वजह से हालत खराब है। चलो 5-10 मिनट अनम्यूट करके बात करते हैं ना। म्यूट ऑल की जगह कैंसिल कर देता हूँ सबका वेस्ट। चलो मेरे ख्याल से अब कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है ना। मैंने ये करता हूँ आल पार्टिसिपेंट। हाँ अब ठीक है। यस सर। हाँ अब बताओ। हाँ तो एक बच्चा लिख रहा था हालत खराब है। हालत क्यों खराब है? सर केमिस्ट्री के कारण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मॉर्निंग सर। केमिस्ट्री के कारण हालत खराब है। और एक बच्चा और भी कुछ लिख रहा था यार। स्कूल वाले परेशान किए हैं सर, बुलाते रहते हैं हमेशा। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास के लिए हाँ। नहीं सर, अच्छा कहते हैं अटेंडेंस कम हो जाएगी, अब बुला के फिर कवि सम्मेलन और बाकी सब में बैठा देते हैं। अच्छा कुछ लोगों को स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं। नॉन अटेंडिंग कर लो। अच्छा ये सोना मोना है जो है, ये कौन है सोना मोना? ये सोना मोना लिखती है सर अब तो मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में। क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहा है? सोना मोना करके जो है भाई इन्होंने लिखा है कि सर आप अब तो मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई में। क्यों भाई सोना मोना, क्या बात हो गई? हम्म। ऐसी क्या बात हो गई कि अब मजा नहीं आ रहा? मुझे तो पहले जितना मजा आ रहा था पढ़ाने में उतना भी आ रहा है। हम्म। सोना मोना बोल के गायब हो गई सर। अच्छा सर सोना मोना सर बुरा मान गए। चलो इस पर बार जो सर भी है। दिवाली छुट्टी तो एक्सटेंड हो जाएगा। क्या चीज? दिवाली का जो हॉलीडे मिलता था 10 दिन का। वो या एक्सटेंड होगा? हाँ, क्योंकि बोर्ड का जो जो एग्जाम होगा टर्म वन का फ्लेक्सिबल डेट के साथ। हाँ तो कर दे। वैसे भी दिवाली तक तो लगभग लगभग सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। अब बच्चा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर 3D तो और हाँ तो वेक्टर 3D तक तो हो ही जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स बचेगा दिवाली के बाद, और क्या बचेगा? वेक्टर हाँ तो तो बड़ा सर चैप्टर है ना। हाँ तो भी हो जाएगा। वेक्टर बड़ा भी चैप्टर है तो 1 महीना है अभी तो। डिफरेंशियल तो छोटा चैप्टर है, 5-6 लेक्चर का सीबीएसई मेरे सर ख्याल। बोला है कि फ्लेक्सिबल डेट का होगा टर्म वन का। अभी जो होगा देख लेंगे यार। तुम तो कोर्स याद रखने की टेंशन रखो, रिवीजन की टेंशन रखो, बाकी चीजों की क्यों टेंशन रखते हो? सर डेफिनेटर में कितना बड़ा है और हाँ सर बोर्ड के लिए छुट्टी मिलेगी सर, एग्जाम बोर्ड वाले एग्जाम की। मिलनी तो चाहिए यार। वही यस पूछ रहा था सर, याद कर। ये सब जगह तो अलग अलग डेट पे एग्जाम होगी। अच्छा शिव मेन कुमार दिक्कत सिंह वहां लिख था। रहा है कोटा फैक्ट्री सीजन 2 देख रहे हैं कुछ बच्चे। सर ये क्या है कोटा फैक्ट्री सीजन 2? वेब सीरीज है सर। सीरीज है। सर कोटा के बच्चों पे वेब सीरीज है। अच्छा तो इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग? सर पढ़ाई के अलावा, आईआईटी की सही है तैयारी सर। जैसे हम कर रहे हैं सर, सर पढ़ाई और के क्या। अलावा सब कुछ कर रहे हैं। सब फर्जी है टाइम यार। पास। टाइम पास। चलो सर ठीक है। एफ अब अपन सर अपन एफ अपना को काम कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए? रिवाइज करने के अलावा कोई तरीका नहीं होता किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग करने का। अब मैं अनम्यूट करता हूँ और अपन क्लास स्टार्ट करते हैं ना। जिनको आना था वो आ गए। चलो चलो फिर सबसे पहले डिस्कशन में आते हैं। एनसीईआरटी का डिस्कशन अपने पास था। मेरे ख्याल से आपको आसान वाला पार्ट ही था एनसीईआरटी में।
चलो तो सबसे पहले आ जाओ 7.11 में बोलो किसी का कुछ हो तो। 7.11 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 और 16। ऐसा क्या गया? अरे कौन नालायक है 10 पूछने वाला? HRS बेटा 10 में क्या पूछ रहे हो? log sin x भी रिजल्ट है, log sin 2x भी रिजल्ट है। ये तो डायरेक्ट पुट कर दो, इसमें क्या करना है? ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो गलत पूछा। 13 में sin 7x है, तो पहले तो इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगा दो। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 ही लगा दो, तो माइनस एक्स से माइनस आ जाएगा, ऐड करते ही 0 आ जाएगा। इवन ऑड वाली भी मत लगाओ ना, और वैसे भी लगा दो तो ऑड फंक्शन है। हाँ साइन 7x ऑड है तो 0 आ ही रहा है। चलो किसी से भी लिख दो, तो ऑड फंक्शन है तो -π/2 से π/2 भी 0 ही आ जाएगा। और 16 में क्या है? 16 में पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दो, तो उससे ये 1 प्लस कॉस माइनस एक्स हो जाए, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ln साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ln साइन एक्स का रिजल्ट यूज हो जाएगा, है ना? उससे आ जाएगा ये। 12 में क्या है? 0 से π/2। 12 से अगर 0 से π/2 करोगे, वही ऐड कर दो, प्रॉपर्टी 6 लगा के ऐड कर दो, प्रॉपर्टी 6 लगा दो और ऐड कर दो, तो कॉस साइन बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा। बस जैसे ही ऐड करोगे 0 हो जाएगा। तो 12 में तो कुछ भी नहीं, सॉरी 12 नहीं, मैंने 15 बता दिया। 12 में क्या है? मैंने 15 बोला था। 12 में तो क्या है? आइए प्रॉपर्टी 6 लगा दो ना, 12 में प्रॉपर्टी 6 लगा दो, तो उससे ये x कैंसिलेशन में चला जाएगा ना भाई। ऊपर x की जगह पाई माइनस एक्स होगा, नीचे तो 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, तो जैसे ही ऐड करोगे ये x कट जाएगा। तो फिर ये टाइप 8/7 का सीधा सा सवाल बन जाएगा, dx/1 प्लस साइन एक्स, और dx/1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा, तो हो जाएगा वो तो आसानी से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। चलो मिसलेनियस में आ जाते हैं फिर। मिसलेनियस में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 1 to 10 में कुछ, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में क्या है भाई? 3 का तो हिंट बेटा उसने खुद ने एनसीईआरटी वाले ने दे रखा है, एक्स को a/t पुट कर दो, है ना? तो वो तो बेचारे उसने ही लिख के दे दिया एनसीईआरटी वाले ने, हैं? और 6 में क्या है? ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा बेटा 6 तो। नीचे लीनियर और क्वाड्रेटिक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन a/लीनियर bx प्लस c/क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो तो 1 to 10 के बाद आ जाते हैं अपन 11 to 24। इसमें बोलो 11 to 24 में। ठीक है, एक तो 18 नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। 18 के अलावा 15 तो आसान है बेटा। e log sin x है तो e log हट जाएगा, तो ये cos क्यूब x sin x बन जाएगा 15, तो है ना? चलो तो मेरे ख्याल से 2 सवाल इसमें तुम जो पूछ रहे हो उसमें एक तो 18 है और एक 24 है, इन दोनों को कर लेते हैं, है ना? 18 और 24 2 सवाल कर लेते हैं, बाकी तो लगभग सब अपने करे हुए हैं। अब देखो ये HRS नाम का नालायक बच्चा है। अरे HRS SRG, तुम सच में नालायक हो बेटा। HRS SRG नाम से जो है ये नालायक है। ये नालायक क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 अपनी शीट में एज इट इज सवाल है और अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, है ना? तो इसलिए मैं इस HRS SRG को नालायक बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शीट का एज इट इज सवाल है, क्लास में डिस्कस भी हो चुका है, अब एनसीईआरटी में दोबारा गया तो दोबारा पूछ रहा है ना? तो ये नालायक है, ठीक है। चलो 18 में अगर हम आए तो 18 का क्या है कि भाई ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है 1/sin³ x, तो sin x तो बाहर आ जाएगा इसमें से, है ना? तो अंदर कितना हो जाएगा बेटा? ये
साइन एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या करें, अगर हम देखें इसमें हम सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, अच्छा ये साइन एक्स, एक सेक एक्स तो यहाँ को तो टेन एक्स हो जाएगा, और एक सेक एक्स तो अपन ने डाल दिया तो टेन एक्स हो गया, और एक सेक एक्स अंदर जाएगा तो वो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, तो वो बनेगा, इसको भी ऐसा करो सिंप्लीफाई कर लो, तो एक तो ये साइन एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, और ये एक सेक स्क्वायर एक्स अंदर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स, और अंडर रूट के अंदर देखो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा प्लस टेन एक्स साइन अल्फा। अब ये वो वाली टाइप बन जाएगी जिसमें हम टेन एक्स को कितना लेट करेंगे, टी, है ना, ये वो टाइप बन जाएगी जिसमें हम टेन एक्स को कितना लेट करेंगे, टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में चला जाएगा, तो ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक की बन जाएगी, है ना। तो एक तो ये भी कर सकते हो, और एक और ऑप्शन अपने पास इसका हो सकता है जिसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो एक तो ये हो ही गया, अब आप इससे कर सकते हैं कि आप टेन एक्स को कितना लेट कर लें, टी, तो ये डी टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो ये डी टी अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस टी साइन अल्फा हो जाएगा, है ना। अब ये अपने पास बन जाएगा लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। एक तरीका है इसका, ये टेन एक्स को हमने कितना लेट कर लिया, टी। और दूसरा एक तरीका हमारे पास एक विकल्प और क्या हो सकता था, एक दूसरा तरीका इसका ये हो सकता था कि जैसे ये जो लिखा है तुम्हारे पास साइन क्यूब एक्स, है ना, और ठीक है, तो इसको आपने क्या किया कि इसमें से साइन क्यूब एक्स से अंदर कितना है, ये साइन क्यूब एक्स और साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा, तो इसमें से ऐसा करा कि आप इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो एक साइन एक्स नीचे हो जाएगा और एक साइन एक्स साइन फोर एक्स, तो ये कॉसेक स्क्वायर निकल के ऊपर आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट का कितना, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और ये अंदर ले। अब ये जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम कितना लेट कर लें, टी स्क्वायर, जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम कितना लेट कर ले, टी स्क्वायर। ये वाला लिख लिया क्या तुमने मेथड फर्स्ट, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मेथड फर्स्ट लिख लिया तो डन बोलें, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ बोर्ड पे। दूसरा एक तरीका इसका ये हो सकता है कि अब मैं इसको टी लेट करूंगा, इसको साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स को, इसको मैं कितना लेट कर रहा हूँ, टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर लेट कर लिया, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो गया, तो ये तुम्हारा कॉस अल्फा हो गया, ये कितना हो गया, कॉट एक्स हो गया, साइन अल्फा हो गया इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब तुम जैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, ये जीरो हो गया, कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ये साइन अल्फा तो है ही सही, इक्वल्स टू टू टी डी टी हो गया, तो ये कॉसेक स्क्वायर डी एक्स तो टू टी डी टी में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, है। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसा समझ लो वन अपॉन माइनस से टू साइन अल्फा तो अलग हो गया,
ये dt हो गया और अंडर रूट टी dt हो गया और ये अंडर रूट टी स्क्वायर हो गया। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन dt बन गया, तो -1/2 साइन अल्फा इंटू टी प्लस सी हो जाएगा। टी की वैल्यू वापस डाल दो, तो ये थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई पड़ेगा, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। फटाफट लिख के कंप्लीट करो। हो गया बेटा? चलो, एक जो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, इसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, बहुत ज्यादा ही नहीं है भाई। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, अब ये जो है तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा। अपॉन कितना है, x4 है इंटू, है ना। तो इसको क्या करेंगे अपन, हाँ इसमें क्या होने वाला है, इसमें आप ऐसे समझो कि जैसे ये आपका बन गया log ऑफ 1 + 1/x², है ना। आप अंडर रूट में भी इस x² को काम में ले लें, एक x चला जाएगा तो 1 + 1/x² हो जाएगा। अच्छा, और ये करोगे तो फिर ये एक तरह से कितना बच जाएगा, ये 1/x³ बच जाएगा, ये 1/x³ dx हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि आप 1 + 1/x² को t लेट कर लें, अगर इसको t लेट कर लें, t कर लें कि t² कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आपने t² कर लिया, ये लेट कर लिया, तो ये -2/x³ dx कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब मेरे ख्याल से आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका अंडर रूट t² हो गया, ये ln t हो गया, 1/x³ dx तो तुम्हारा -t dt हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ t² ln t dt हो जाएगा। बाय पार्ट से आराम से आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? यस और नो बोलने एक बार। बाय पार्ट से मेरे ख्याल से आसानी से आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये आपके सवाल हो गए। ठीक है, चलिए आप इसके बाद क्लास नोट्स निकाल लीजिए फटाफट। ठीक है, क्लास नोट्स निकालिए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए कि कल जो आपकी ओसी की क्लास है, ओसी की जो क्लास है वो 1.15 to 2.45 PM है ना। कल शायद 6:30 से 8 थी, तो 6:30 से 8 नहीं होके वो इस टाइमिंग पे होगी, है ना। 6:30 to 8 वाला जो टाइमिंग है वो नहीं होगा, उसकी जगह ये वाला टाइमिंग है। ठीक है, चलो आप क्लास नोट्स निकालो, आगे बढ़ते हैं अपन। कहाँ तक पहुंच गए थे? एक सवाल मैंने आपको दिया था आसान सा, g(x + 2) वाला एक सवाल दिया था। चलो तो उस पे आते हैं। तो उसमें क्या था कि g(x + 2) था, तो उसको हमने लिख दिया था g(x + 2) ft dt था ना, ft dt। ठीक है, gx से गिवन था अपने को, gx से गिवन था 0 to x ft dt। तो g(x + 2) का अपन ने ये लिख दिया था। अब आप देखो कि इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 0 से x ft dt प्लस x से x + 2 ft dt। इसको मैं gx लिख सकता हूँ। अच्छा, ये पीरियोडिक है तो ऊपर नीचे से एक ही जगह हम x भी हटा सकते हैं, तो ऊपर नीचे से x हटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 2 ft dt।
और जैसे 0 से x वाले को gx लिखा, वैसे 0 से 2 वाले को हम g2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक ऑप्शन तो आ गया, ये है ना। फिर अगेन हम थोड़ा सा ज्यादा सोचें तो ये जो g2 है, ये वैसे तो 0 से 2 दिया हुआ है। अगर मैं इसमें -1 कर दूं, ऊपर नीचे कितना कर दूं, -1, ऊपर नीचे -1 कर दूं तो ये -1 से 1 हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे -1 कर दूं तो ये -1 से 1 हो जाएगा। यस और नो बोलिए। और अगर ये -1 से 1 हो गया बेटा, तो ये तो ऑड फंक्शन है, तो -1 to 1 ऑड कितना हो जाएगा, 0। और अगर ये 0 हो गया तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये 0 हो गया तो हम इन दोनों से ये नहीं लिख सकते 0 of x plus 2 किसके बराबर होगा, gx। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा जिसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2। तो चारों ऑप्शन इसके आंसर है, ए भी आंसर है, बी भी आंसर है, सी भी आंसर है और डी भी आंसर। ऑल फुल आ रहा है भाई। 2 पीरियड होगा तो 4 भी पीरियड होगा, अगर 2 पीरियड होगा तो 4 भी पीरियड होगा। हो गया बेटा? हो गया हो तो डन बोलना, रफ करके आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 लेते हैं बेटा। ये प्रॉपर्टी है, एक फॉर्मूला है 0 से π/2 sin mx cos nx dx इक्वल्स टू, ये होता है आपका m-1 m-3 m-5, ये कम होता जाता है 1 और 2 लास्ट में आता है। फिर आता है n-1 n-3 से लेके 1 और 2 अपॉन m प्लस n m+n-2 m+n-4 अप टू 1 और 2 इंटू में क्या आता है, π/2 आता है अगर m n बोथ इवन है, और 1 आता है अदरवाइज, 1 आता है अदरवाइज। साइड का नहीं दिख रहा है, अभी मैं देखने की व्यवस्था कर देता हूँ साइड का। पहले एक बार साइड का देख लें, फिर वापस कैमरे को सही कर देंगे। तो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है sin mx cos nx dx m-1 m-3 m-5 अप टू 1 और 2 n-1 n-3 n-5 अप टू 1 और 2, डिनोमिनेटर में m+n m+n-2 m+n-4 अप टू 1 और 2, और इंटू में π/2 लिखेंगे अगर दोनों इवन है, और 1 लिखेंगे अदरवाइज, 1 लिखेंगे अदरवाइज, और दोनों इवन है तो π/2 लिखेंगे, है ना। इसको हम वोलिस फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, और वैसे तो इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है अपने को, लेकिन मैंने तुम्हें इंडेफिनेट में कॉम्प्रिहेंशन का प्रूफ, एक कॉम्प्रिहेंशन नहीं बताया था, sin mx cos nx वाला। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ऐसा बोला था कि मैं वोलिस फॉर्मूले के टाइम इसको प्रूफ में करा दूंगा, तो इसलिए मैं इस वोलिस फॉर्मूले का प्रूफ तुम्हें करा देता हूँ, है ना। वोलिस फॉर्मूले का प्रूफ मैं करा देता हूँ, हालांकि प्रूफ अपने बहुत ज्यादा काम का नहीं है ना, फिर भी वो एक कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं अपने क्लास नोट्स में आ जाए, इसलिए मैं इस वोलिस फॉर्मूले का प्रूफ तुम्हें समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला लिख ले हो तो फॉर्मूला लिख के डन बोलो, इसको रफ करके करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रूफ है। लिख लिया, चलिए।
चलिए, तो अब ध्यान दीजिए प्रूफ कैसे आता है वोलिस फॉर्मूले का, है ना। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। IMN आप इसको समझ लीजिए, किसको, हमने किसको IMN समझ लिया, 0 से π/2 sin mx cos nx dx। अब जो अपनी कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है ना, जो हमें कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है, वो कॉम्प्रिहेंशन में तो इसको एक अलग टेक्निक से कर रखा है, बट मैं इसको तुम्हें उससे बता देता हूँ बाय पार्ट से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसको रिडक्शन फॉर्मूला समझ रहे हैं, और रिडक्शन फॉर्मूला है तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में भी एक मेथड दे रखा है, बट वो थोड़ा सा कम फिजिबल लगता है मुझे। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ वो बाय पार्ट्स से हो रहा है। तो बाय पार्ट्स में चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ध्यान से देखो, ये cos mx है, इसमें से एक cos x को इसके साथ ले लिया मैंने, और बचे हुए को cos n-1x लिख दिया। अब मैं इसमें बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। इसको सेकंड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता लग जाएगा, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ। तो IMN क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन मतलब cos n-1x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना बेटा, m+1x अपॉन m+1 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन समझ में आया क्या हो गया भाई? आप ऐसे समझो ना, इसका इंटीग्रेशन, भाई आप अगर sin x को t समझेंगे तो cos x dx dt में चला जाएगा, तो ये t की पावर n होगा, और t की पावर m का क्या होगा, t की पावर m+1 अपॉन m+1, है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। -0 से π/2 फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो n-1 cos n-2x cos x का माइनस sin x इंटू इंटीग्रेशन sin m+1x अपॉन m+1 इंटू dx। और बाय पार्ट्स में हम एक ही बार लगाते हैं बाय पार्ट्स, इसके बाद तो इस टर्म को एडजस्ट करते हैं। ये फिक्स मेथड है रिडक्शन में कि एक बार आप बाय पार्ट्स लगाएं और दूसरी बार फिर टर्म को एडजस्ट करें, बार बार बाय पार्ट्स को आगे नहीं लगाते हैं। अच्छा, अगर आप इंडेफिनेट का करेंगे तो आपके पास फर्क क्या पड़ेगा, बस ये लिमिट नहीं लगेगी। इंडेफिनेट का करेंगे तो ये भी पोर्शन आ जाएगा, और डेफिनेट का कर रहे हैं तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ऐसा अपन पहले भी मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। तो IMN जो है, IMN तुम्हारा ये तो π/2 0 0 हो जाएगा, ये प्लस n-1 मैंने बाहर ले लिया, m+1 मैंने बाहर ले लिया, 0 से π/2 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा समझे कि एक तो ये cos n-2x है ना। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये जो sin nx है, इसमें से sin mx को तो मैं अलग कर रहा हूँ, sin mx को तो अलग कर रहा हूँ, और एक sin स्क्वायर x और बच रहा है जिसको मैं 1 - cos स्क्वायर x लिख रहा हूँ। एक sin स्क्वायर x और बच रहा है जिसको मैं 1 - cos स्क्वायर x लिख रहा हूँ। यस और नो बोलने इस स्टेप के लिए। भाई देखिए cos n-2 आ गया, ये टोटल m+1 और 1 m+2 होता है, जिसमें से m को अलग लिखा और जो sin स्क्वायर x उसको मैंने 1 - cos स्क्वायर x लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो कारण भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जब ये इसके साथ आएगा तो एक रिडक्शन, और जब ये इसके साथ आएगा तो दूसरा रिडक्शन बन जाएगा। तो ये IMN आपका इक्वल टू ये n-1 अपॉन m+1 है। अब देखो जब ये 1 इसके साथ आएगा तो यहाँ से समझो m में m है, n में n है, और जब ये 1 इसके साथ आएगा तो m तो m ही रह रहा है, n की जगह n-2 हो जाएगा, माइनस n-1 अपॉन m+1। जब ये cos स्क्वायर के साथ आएगा तो यही चीज बन जाएगी, यही चीज बन जाएगी, तो IMN बन जाएगा। IMN इधर लाके ऐड करेंगे, IMN इधर लाके ऐड करेंगे, और इधर लाके ऐड करेंगे IMN, तो ये 1 + n-1 अपॉन m+1 हो जाएगा, IMN हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 अपॉन m+1 IM n-2 हो जाएगा। तो फाइनली जो बना अपने पास वो बनता है IMN इक्वल्स टू ये m+n हो जाएगा, n-1 अपॉन m+n IM n-2। यहाँ तक का लिख के डन बोलो फटाफट, थोड़ा सा आगे और करना पड़ेगा। यहाँ तक का लिख के डन बोलो, थोड़ा सा आगे और करना पड़ेगा, है ना। हालांकि इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैं उस कॉम्प्रिहेंशन को रिडक्शन फॉर्मूले में करा दूंगा मैं, है ना, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको जल्दी से लिख लीजिए।
अरे उत्कर्ष, अगर नहीं लिखा है फॉर्मूला तो 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी मैं सवाल कराऊंगा तब आ जाएगा फॉर्मूला, पेशेंस तो रखो। इतने एकदम से वो क्यों हो रहे हैं? और किसी के पास फॉर्मूला लिख लिया हो तो एक बार ग्रुप पे भेज दो बेटा फोटो खींच के। कुछ लोग शायद फॉर्मूला नहीं लिख पाए हैं, तो किसी ने पूरा लिख लिया हो तो एक बार फोटो खींच के ग्रुप पे भेज दो, है ना। तो लिख लिया, ये लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझे हम कि ये मैंने एक रिडक्शन फॉर्मूला निकाल लिया। हाँ, ये मैंने क्या रिडक्शन फॉर्मूला निकाल लिया कि आई एम एन किसके बराबर हो गया, n-1/m+n IMN-2। अब देखो वही n किस में रिड्यूस हुआ है, n-2 में। अगर मान लो अगर तुम इसमें से इसको रिड्यूस करना चाहते, m को रिड्यूस करना चाहते, तो ये फॉर्मूला बन जाता है m-1/m+n IM-2n। समझ रहे हो, क्योंकि जब n रिड्यूस हुआ तो यहाँ n-1 आया, जब m रिड्यूस होगा तो यहाँ पे m-1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। वैसे निकाल भी सकते हो कि जब जैसे मुझे n को रिड्यूस करना था, तो तुमने देखा मैंने शुरुआत में cos nx को तोड़ा, एक x इधर cos x और उधर। अगर तुमने मान लीजिए m को रिड्यूस करना है तो तुम साइन को तोड़ दो, साइन mx में से एक साइन x cos के साथ भेज दो, तो वैसे भी कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर समझो, ये मैंने लिख दिया, ध्यान से समझना अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। IMN मेरे पास ये है और IMN मेरे पास ये भी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें n की जगह n-2 डाल दूं, n की जगह n-2 डाल दूंगा तो ये फॉर्मूला क्या होगा। मैंने n की जगह कितना डाल दिया, n-2, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे किसकी, IMN-2 की, ये मिल गई। और ये वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूंगा, इसमें देखना, IMN कितना हो गया, n-1/m+n m-1/m+n-2 IM-2n-2, ये बन गया मेरे पास। समझो ये बन गई ना, मैंने क्या किया भाई, ये सिमिलरली लिखा, इसमें n की जगह n-2 डाला, तो n की जगह n-2, यहाँ n की जगह n-2, यहाँ n की जगह n-2, तो इससे मुझे इसकी वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। तो ये अब समझो रिडक्शन फॉर्मूला कैसे बनता है कि जैसे ये IMN किस में रिड्यूस हो गया, m-2 n-2 में रिड्यूस हो गया। अब आप चाहो तो इसकी वैल्यू फिर डाल सकते हो, ध्यान दो, जैसे ये ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, m-1 n-1 हो गया अपॉन m+n हो गया और ये m+n-2 हो गया। अब आप समझो आप इसकी वैल्यू डाल रहे हैं, किसकी, इसकी, तो जैसे mn की वैल्यू ये थी, तो अगर इस फॉर्मूले में आप m की जगह m-2 n की जगह n-2 डाल देंगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, इसी फॉर्मूले में m की जगह m-2 n की जगह n-2 डाल देंगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, देखना ध्यान से, ये चीज बन जाएगी n-2 -1 m+n-2, फिर m-2 -1 और m की जगह m-2 n-2, और ये चीज क्या बन जाएगी, m-4 n-4। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, m की 2 टर्म आ गई, देखो ध्यान से, m-1 m-3, n की 2 टर्म आ गई, n-1 n-3, और नीचे 4 टर्म आ गई बेटा, m+n m+n-2 m+n-4 और m+n-6, और यहाँ पे कितना आ गया, IM-4 n-4। अब फिर मान लो आप इसकी वैल्यू फिर रखेंगे खतरनाक सा लगने लग गया होगा ना, फिर आप इसकी वैल्यू फिर डालेंगे तो ये आगे और रिड्यूस हो जाएगा।
तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला जो आता है एमएन रूल का वो मैंने बता दिया है ना। तो बाकी हालांकि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये तो मैंने तुम्हें कमिटमेंट किया था कि मैं बता दूंगा, इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं आता है ना। चूंकि मैंने बोला था कि मैं वहाँ एमएन रूल में बता दूंगा तो बता, वैसे हम मुझे भी करे हुए बहुत दिन हो गए थे, तो एक बार इस साल मैंने रिवाइज कर लिया इसके प्रूफ को। चलो अब इसको फटाफट लिख लिखा के डन बोलो, फिर मैं सिखाता हूँ कि सवाल कैसे करते हैं ना। हाँ फटाफट लिख लिखा के डन करो, फिर तुम तो फोटो खींच लो, फिर मैं इसके सवाल कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। कुछ लोग लिख रहे हैं लिख लिया। अरे बेटा लिखा कि ऐसे ही लिख लिया बोल दिया। अरे बहुत कम देखने को मिलती है ये रिडक्शन फॉर्मूले का, वो इस फॉर्मूले का प्रूफ। चलो अब सवाल पे आ जाते हैं, हम सवाल कैसे करते हैं पहले। चलो वही क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला तो मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ, 0 से π/2 sin 4x cos क्यूब x dx, sin 4x cos क्यूब x dx। दूसरा थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता हूँ, तो 0 to πx sin 4x cos 6x dx। तीसरा थोड़ा और घुमा फिरा के पूछते हैं, 0 से 1 x³ 1 - x⁻³ dx। और चौथा और पूछते हैं, 0 से π/2 sin 5x dx। मान लीजिए सवाल करने हैं अपने को। अब मैं रिडक्शन फॉर्मूले का यूज, प्रूफ तो मैं समझा रहा हूँ, प्रूफ तो मैंने बता ही दिया। अब ध्यान से, जैसे ये पूरी रिडक्शन फॉर्मूले की फॉर्म है, ध्यान से देखना है। पूरी रिडक्शन फॉर्मूले की फॉर्म है, 0 से π/2 है, साइन कोस की पावर है। तो हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है ध्यान दो, मतलब अब हमें इसको सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो m की जगह 4 आ गया, तो m-1 m-3, बस आगे नहीं लिखना है क्योंकि m-3 1 हो गया। m-1 m-3 आगे नहीं लिखना है। n की जगह 3 है, तो 3-1 आगे लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 3-1 2 आ गया। 3-3 तो 0 आएगा, तो वो लिखना ही होता, तो 3-1। नीचे दोनों का सम 7 और 3 7 हो गया, 7-2 हो गया, 7-4 हो गया और 7-6 हो गया। यहाँ तक लिखना क्लियर है सबको? यस और नो बोलें एक बार। ये जो लिखा समझ में आ गया? यस और नो बोलें। m-1 m-3 1 और 2 आगे इसलिए रोक दिया, m-1 1 और 2 आगे इसलिए रोक दिया। तीनों का सम 7 7-2 7-4 7-। अब हमने देखा क्या दोनों इवन है? क्या दोनों पावर इवन है? नहीं, क्योंकि अगर दोनों पावर इवन है तो इनटू में π/2 लिखना है, और अगर दोनों पावर इवन नहीं है तो इनटू में 1 लिखना है। तो दोनों पावर इवन नहीं है तो इनटू में कितना लिखेंगे? 1। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो रिडक्शन फॉर्मूले से इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आंसर में बदल सकते हैं। फाइनल आंसर आ रहा है इसका 7/2/35 आई थिंक आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लें कैलकुलेशन, 2/35 आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अब जैसे दूसरे सवाल में मैंने 2 समस्याएं दी है। दूसरे सवाल में मैंने 2 समस्या दी। 2 समस्या कौन कौन सी दी? एक तो मैंने आगे x दिया है, दूसरा लिमिट पाई दी है। तो एक तो मुझे इस x को हटाना है और एक लिमिट को पाई से π/2 करना है। तो अब ये मैं कैसे करूंगा? देखो ये x किससे हट जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा के ऐड करने से x हट जाएगा। ठीक है, फिर लिमिट कैसे हाफ होगी? प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे, फंक्शन में चेंज नहीं आएगा तो लिमिट हाफ हो जाएगी।
करो, ये दोनों काम पूरे करो इस सवाल में। हाँ बिल्कुल, दोनों काम पूरे करो इसमें, फिर ये फॉर्म में आ जाएगा और इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा तो अपन आंसर ले आएंगे। चलो दोनों काम पूरे करो। पहले तो 6 लगा के x हटाने की कोशिश करो, फिर 6 7 के इस्तेमाल से लिमिट को आधा करने की कोशिश करो। भाई दो ही तो समस्याएं हैं, अगर ये दो समस्याएं समाधान हो गई तो इस फॉर्म में अपना क्वेश्चन बन जाएगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कोशिश करो इसको कन्वर्ट करने की, फिर मैं करूंगा, पहले खुद से करो। जैसे आप देखिए, मैं करता हूँ इसको। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओगे आप, तो उससे तो ये क्या हो जाएगा, π/2। ये π/2 0 से पाई sin 4x cos 6x dx हो जाएगा। हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है ना मुझे, ये समझ में आता है। वो मैंने i लिखा, 2i हो गया, तो 2i तो उधर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपको करना है प्रॉपर्टी 6 नो चेंज प्रॉपर्टी 7 है ना। तो इसका मतलब ये 2 आगे आ जाएगा, ये 0 से π/2 हो जाएगा, sin 4x cos 6x dx हो जाएगा। अब आगे का प्रोसीड करते हैं। भाई 4 है तो 4 - 1 4 - 3, 6 है तो 6 - 1 6 - 3 6 - 5 अपॉन दोनों का सम कितना है 10, 10 में से 2 कम किया 8, 6 4 और 2 इंटू। अब चूंकि बेटा इवन है, दोनों इवन है, दोनों इवन है तो कितना हो जाएगा π/2। दोनों इवन है तो कितना हो जाएगा π/2। दोनों इवन है तो कितना हो जाएगा π/2।
तो दोनों इवन है तो पाई बाई टू आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 3 पाई स्क्वायर अपॉन 5.2। फाइनल सिंप्लीफाई आ रहा है 3 पाई स्क्वायर अपॉन 5.2, ये आ रहा है 3 पाई स्क्वायर अपॉन 5.2। 3 पाई स्क्वायर अपॉन 5.2 आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार कंफर्म करें यस और नो में। थर्ड वाला, अब ये अभी नहीं दिख रहा है कि बोलिस फॉर्मूले का सवाल है, अभी नहीं दिख रहा कि ये बोलिस फॉर्मूले का सवाल है। 1 और 2 का मतलब ये है बेटा कि जैसे ये नेगेटिव नहीं आया और जीरो नहीं आया, जैसे 4 - 1 4 - 3 लिखा, अब अगली टर्म बनेगी 4 - 5, लेकिन 4 - 5 से तो नेगेटिव बन जाएगा ना, तो वहां तक नहीं जाना है। 4 - 1 4 - 3, तो 4 - 3 1 आ गया ना, तो बस अब इसके आगे नहीं जाना है, ये इसका मतलब है। या जैसे 6 - 5 1 आ गया, जैसे 2 आ गया तो 2 से आगे नहीं जाना, क्योंकि 2 से आगे अगली टर्म क्या बनेगी, जीरो। तो जब ये लास्ट टर्म 2 या 1 बन जाए तो फिर उससे आगे नहीं लिखना, ये मतलब है 1 और 2 का। चलिए अब थर्ड वाले को करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन डाल दीजिए, एक्स को साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड वाले को करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन डालिए, एक्स को साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स को साइन स्क्वायर थीटा डालते ही ये टर्म पूरी किसमें बदल जाएगी, साइन थीटा कोस थीटा में, है ना। हाँ, नहीं 14 12 क्यों होगा बेटा, m प्लस n से शुरुआत करते हैं ना, तो 6 और 4 10 है, तो शुरुआत 10 होगी और 10 से 2 2 कम होता जाएगा, 14 क्यों होगा, 14 नहीं होगा ना, 6 और 4 10 है ना, m प्लस n से शुरुआत करते हैं। चलिए इसमें एक्स को साइन स्क्वायर थीटा डाल के कंप्लीट करें इसको सवाल को। एक्स को साइन स्क्वायर थीटा डालने वोलिस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनोमल से लंबा जाएगा ना बेटा, इसीलिए तो वोलिस पे आसान जाएगा। चलिए, तो थर्ड वाले के लिए आपको पुट करना पड़ेगा एक्स को कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो आई किसमें हो जाएगा, साइन 0 0, और 1 के लिए कितना लेंगे, 5/2, है ना। 1 के लिए कितना ले लेंगे, 5/2। अब एक्स क्यूब की बात करेंगे, तो एक्स क्यूब की बात करेंगे, तो एक्स क्यूब की बात करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो आई तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, 2 को तो बाहर ले लूं, 0 से π/2, साइन की टोटल पावर 7 थीटा, कॉस की टोटल पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। एक इवन एक और आ रहा है, एक इवन और आ रहा है, तो ये 2 7 - 1 7 - 1 7 - 3 7 - 5, ये इसका काम खत्म। 4 - 1 4 - 3 इसका काम खत्म। नीचे 7 11 9 7 5 3 1, और चूंकि एक इवन एक और है तो इंटू में बनी है, एक इवन एक और है तो इंटू में बनी है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा ये फॉर्मूला, फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, एक बार यस और नो बोलें।
नहीं, अब फोर्थ वाले को देखो, ध्यान से समझो। इस तरह के जो सवाल होते हैं जिसमें साइन या कॉस में से सिर्फ एक ही है, ये भी हम वोलिस फॉर्मूले से कर सकते हैं, है ना। इसको भी हम वोलिस फॉर्मूले से कर सकते हैं। मैं दो सवाल इसके करके बताऊंगा तुम्हें। जैसे 0 से π/2 है ना, साइन 5x dx। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक ही टर्म दे रखी है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये m है, तो समझ लीजिए आप उस फॉर्मूले में n है ही नहीं। तो उस फॉर्मूले में अगर n है ही नहीं, n है ही नहीं, तो ऊपर तो कितना आता है, m-1। तो m-1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5-1। फिर अगला कितना हो जाएगा, 5-3। n तो है ही नहीं, n वाला खत्म। नीचे क्या आ जाएगा, m, फिर m से 2 कम, फिर m से 1, 2 कम, बस। और क्या ये ऑड है, ऑड है तो 1 आ जाएगा। अगर इवन होता तो π/2 आ जाएगा। तो अगर एक ही टर्म का है तो फिर आप ऐसे समझ लें कि दूसरी टर्म है ही नहीं। आप ऐसे समझ लें कि दूसरी टर्म है ही नहीं। जैसे एक और कर देता हूं मैं, 0 से π/2 और cos 8x dx लिख दिया मैंने। तो 8x का मतलब क्या हो गया, 8-1, 8-3, 8-5, 8-7, खत्म। अपॉन नीचे 8, 6, 4, 2, और चूंकि ये इवन है तो कितना आ जाएगा, π/2। इवन है तो कितना आ जाएगा, π/2। और आप चाहें तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, आप चाहें तो अलग से फॉर्मूला याद रख लें कि भाई साइन nx है या cos nx है, एक ही बात है उसकी। आप चाहें तो फॉर्मूला भी याद रख लें। तो ये कितना हो जाएगा, n-1, n-3, n-5, वही चीज है, बस उसमें m का यूज नहीं कर रहा मैं, 1 और 2। और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, n-2, n-4, 1 और 2 इंटू कितना आ जाएगा, π/2। कब, जब n इवन है, और 1 कब, जब n क्या है, ऑड है। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला बना के याद रख लें, और नहीं चाहें तो वैसे भी समझ लें कि फॉर्मूले में m नहीं है या n नहीं, कोई भी एक चीज हटा के फॉर्मूला बना लें, ठीक है। और चाहें तो ये अलग से याद रखें, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लें। मैंने दोनों चीजें बता दी है। चलिए, हो गया, ही हो गया सबका। हटा दो बोर्ड पे से, सब क्लियर कर दो एकदम। अब यहाँ पे मैं आपको, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छे सवाल नहीं हुए। चलिए, अब मैं दो सवाल लिख रहा हूँ जिसको आपको होमवर्क में सोचना है ना। तो दो सवाल मैं लिखता हूँ। एक तो क्वेश्चन लिखिए बेटा, 0 to ∞ f of x की पावर n प्लस 1/x की पावर n अपॉन 1 + x² इंटू ln x dx। एक तो ये सवाल है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और एक सवाल और ये कर लीजिए, 0 to π sin mx cos nx dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। या ए बी भी लिख सकते हैं, जैसे अभी तो अपन ने वो 0 से π/2 वाला निकाला था, पावर वाला, ये मल्टीपल वाला है ना। दो इन चीजों पे आपको वर्क करना है ना। ये SW में लिखिए, जगह छोड़ दीजिए थोड़ी बहुत, अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। दोनों अच्छे सवाल हैं। चलिए, लिख लिए सवाल, लिख लिए, आगे बढ़ो, इसको हटा दो, सवाल लिख लिए दोनों।
चलिए इसके बाद हम एक लास्ट रिजल्ट या प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है हमारे पास, कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है आपके पास f1 एक्स से f2 एक्स gt dt, देन f डैश एक्स इक्वल्स टू होगा बेटा g ऑफ f2 एक्स इंटू f2 डैश एक्स माइनस g ऑफ f1 एक्स इंटू f1 डैश एक्स, ये है। इसको लेबनीज फॉर्मूला भी बोलते हैं, लेबनीज फॉर्मूला या लेबनीज थ्योरम, जो भी आप बोलना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबनीज फॉर्मूला लेबनीज थ्योरम। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। काफी इंपॉर्टेंट क्यों है उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी और वो कई बार सवालों वगैरह में आई भी है। फंक्शन में हमने पढ़ा था कि एक कॉन्सेप्ट था, एक प्रॉपर्टी थी जो बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका डेरिवेटिव दे देती थी, बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका डेरिवेटिव दे देती थी। याद आते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने फंक्शन में, हाँ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ध्यान से समझो, ये कोई फंक्शन है ना, इसकी जो लिमिट है वो वेरिएबल है ना, लिमिट जो है वो वेरिएबल है। देखो अगर लिमिट कांस्टेंट होगी, समझने मेरी बात से, अगर ये लिमिट कांस्टेंट है इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट आएगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया बनेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा जब तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो ही जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वेरिएबल लिमिट है तो ऑब्वियसली जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन आएगा एक्स का, यहाँ पे क्या आएगा भाई, जो भी इंटीग्रेट होगा आप वेरिएबल लिमिट डालेंगे तो एक्स का एक फंक्शन आएगा। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बिना इंटीग्रेशन की, भाई वैसे नियम तो क्या कहता है कि इसको इंटीग्रेट करो तो फंक्शन आएगा, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, लेकिन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बिना इंटीग्रेट करे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे देगी। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बिना इंटीग्रेट करे इस फंक्शन को क्या दे देती है, डेरिवेटिव दे देती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में पता है तो एफ डैश एक्स बिना इंटीग्रेट करे आप निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं वो बताओ, कैसे क्या निकाल सकते हैं कि भाई पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर दो और डिफरेंशिएशन करना है तो लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस फिर नीचे वाली लिमिट पुट कर दो, फिर डिफरेंशिएशन है तो उस लिमिट को डिफरेंशिएट करो, बस इतना था। भाई ये तो अपन ने पढ़ा ही था ना, भाई ये तो आपने पढ़ा ही था कि जब कांस्टेंट लिमिट होती है जीटी डीटी यहाँ पे है, ये तो आपने पढ़ा था ना कि एफ एक्स होता है ना। तो अब अगर ये है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई क्या था, अच्छा अपन ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है, ये अपने पास अगर उसका इंटीग्रेशन जी एक्स होता है तो ये जी टी का ए टू बी हो जाता है ना। तो एक बार हम इसमें जी बी रखते हैं और एक बार इसमें हम जी ए रखते हैं, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है। ये तो पढ़ा था अपन ने कि भाई एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जी एक्स है तो इसको रख के हम ए और बी इसमें पुट कर देते हैं, ये तो अपन ने पढ़ा था। हाँ तो ये उसी से थोड़ा सा एक आगे का पार्ट है कि भाई अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वही लिमिट पुट करो आप और लिमिट को क्या कर दो, डिफरेंशिएट भी कर दो। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वाले का फेवरेट फॉर्मूला है। फेवरेट क्यों है अभी अपन सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि जिस भी सवाल में डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है वो हर सवाल में लेबनीज ला सकता है। जिस भी सवाल में डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है वो हर एक सवाल में क्या ला सकता है, लेबनीज को ला सकता है। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है और बिना इंटीग्रेट करे फंक्शन का क्या दे देता है, डेरिवेटिव। बिना इंटीग्रेट करे फंक्शन का क्या दे देता है, डेरिवेटिव। अब लिखो मैं सवाल कराता हूँ। जैसे मान लीजिए हम पहले सवाल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं ना। जैसे मैंने दे दिया इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है, एक फंक्शन है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स से एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस ई की पावर टी डी टी, ln 1 प्लस ई की पावर टी डी टी, देन फाइंड एफ डैश 1। हमें क्या निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है। अब समझो इसको लेबनीज से कैसे करेंगे, बहुत आसान सा काम है कि आप डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए,
पहले आप ऊपर वाली लिमिट पुट कर दीजिए इस फंक्शन में। इस फंक्शन में पहले आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए, उस अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अपर लिमिट पुट की, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया, फिर उस फंक्शन में आप लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं और लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किया। बस इतना सा काम करना है, आपका एफ डैश एक्स में चाहिए। बस अब आपको एफ डैश वन चाहिए, तो एफ डैश वन कितना हो गया बेटा, ln वन प्लस ई इंटू टू माइनस ln वन प्लस ई, तो बचा कितना आपका बेटा, ln वन प्लस ई। हो गया, चलिए और कुछ अच्छे सवाल करते हैं इसमें। प्रॉपर्टी क्या कहती है वो समझ में आ गया। अगला एक सवाल लिखते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 1 to x 2 इंटू टी माइनस वन, टी माइनस टू का होल क्यूब प्लस 3 टी माइनस वन का स्क्वायर, टी माइनस टू का स्क्वायर इंटू डी टी, देन फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ fx, then find point of maxima minima of fx। 1 to x 2t minus 1 t minus 2 का होल क्यूब प्लस 3t minus 1 का स्क्वायर t minus 2 का स्क्वायर dt, then find point of maxima and minima of fx। point of maxima and minima of fx। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है और मैक्सिमा मिनिमा के सवाल में भी उसने क्या लगा दिया, लेमनीज, क्योंकि जहां डेरिवेटिव का इस्तेमाल बनेगा बस वहीं पे वो क्या इस्तेमाल कर सकता है, लेमनीज। इसलिए लेमनीज एडवांस वाले को पसंद है, क्योंकि उसको ऑप्शन मिलता है कि जैसे उसको मैक्सिमम मिनिमा का सवाल पूछना है वो लेमनीज का यूज बना सकता है, उसको मोनोटोनिसिटी का सवाल पूछना है वो लेमनीज का इस्तेमाल बना सकता है, उसको लिमिट का सवाल पूछना है वो लेमनीज का इस्तेमाल बनाना है। और अगर वो लेमनीज का इस्तेमाल कर रहा है मतलब सवाल हमारे लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि लेमनीज के इस्तेमाल से डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट मिलता है। लेमनीज के इस्तेमाल से डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट मिलता है। डेरिवेटिव कैसे मिलता है, जैसे यहाँ देखो एफ एक्स आपको पता है कि एफ डैश एक्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इस टी की जगह पहले अपर लिमिट डाल दो, टी की जगह पहले अपर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लोअर लिमिट तो 0 है क्योंकि कांस्टेंट है, तो डालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। तो आपको डायरेक्ट क्या मिल गया बेटा, एफ डैश एक्स मिल गया। आसान बना दिया इसको। थोड़ा सा इसको अच्छे सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखो कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा, अंदर आई थिंक 5x माइनस 7 मिलता है। तीन क्रिटिकल पॉइंट बेटा 7/5 और 2 प्लस प्लस माइनस प्लस, इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा मैक्सिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा मिनिमम। तो हमें पता लग गया कि 1 पे लोकल मैक्सिमा आएगा और 7/5 पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा आएगा। हाँ हो गया। चलिए अब एक सवाल आप लोगों को देता हूँ इसका करने के लिए, बहुत सीधे होते हैं। लेमनीज लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं इसने चीजों को आसान बनाया।
तीसरा एक सवाल लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स बराबर है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 1/x से x, 1/x से x e की पावर माइनस t प्लस 1/t अपॉन t dt, है ना। f आपका जा रहा है 0 टू इनफाइनाइट से r, f आपका जा रहा है 0 टू इनफाइनाइट से r। देन फाइंड, देन डिस्कस मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स। तो आपको एफ एक्स की मोनोटोनिसिटी के बारे में बताना, कुछ भी बना सकता है, मोनोटोनिसिटी आ गई। देन डिस्कस मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है 1/x से x e की पावर माइनस t प्लस 1/t t dt, f 0 टू इनफाइनाइट से r। देन डिस्कस मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे अंदर t का फंक्शन भी दे सकता है, p का फंक्शन भी दे सकता है, x का फंक्शन भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 में हमने सीख लिया कि अंदर x का दे तो x की लिमिट डल जाएगी, t दे तो t डल जाएगा, p डल जाएगा तो p डल जाएगा। तो अंदर वो किसी भी फॉर्म में लिख सकता है ना। तो ये एफ एक्स है और आपको क्या डिस्कस करनी, मोनोटोनिसिटी। चलो आप ट्राई करो इसको पहले। बहुत सीधा सा सवाल है, एज इट इज एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज पूछा है एडवांस वाले ने इसको। तो बहुत आसान सवाल इसके बनते हैं और आते हैं। अच्छी बात ये है कि पूछे जाते हैं जी में। आ गया बेटा। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बिल्कुल। एफ डैश एक्स देगी, एफ डैश एक्स पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर दो, कुछ नहीं करना, ना इंटीग्रेट करना ना कुछ करना, ऊपर वाली लिमिट पुट कर दी। ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब नीचे वाली लिमिट पुट कर दी बेटा, तो 1/x प्लस एक्स हो। हम सवाल लेबनीज के पूछते हैं और बस भाई उसको क्या करना है, लेबनीज के लिए ज्यादा कुछ उसको नहीं करना होता है। उसको क्या करना होता है भाई, जहां भी डेरिवेटिव की जरूरत है वहां लेबनीज का टच दे सकता है। हो गया हो तो डन बोलो, एक आध और सवाल कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है e की पावर 2x से e की पावर 3x, e की पावर 2x से e की पावर 3x t अपॉन एल एन टी डी टी, t अपॉन एल एन टी डी टी। देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एल एन एक्स व्हेन x इक्वल्स टू है एल एन। ये देखो एमओडी का सवाल लिया है अपन, ये एमओडी का वो सवाल है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर।
तो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ln x है। इस फंक्शन का ln x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है when x इक्वल्स टू ln 2। अब आपको याद है कि अब मैं हमेशा बार बार ये इसलिए कहता हूँ कि हमें सिर्फ आसान चीजें आनी, टिपिकल का कुछ नहीं। आसान भी अगर हम सीख गए तो सिलेक्शन कर पाएंगे। आप देखो, अब आपको पता नहीं, मुझे याद नहीं कि आपको याद है कि भूल गए। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। करिए, चलिए, ये डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर करिए। देखा, आपको अनुभव होगा कि आपको याद है कि भूल गए। चलिए करके देखिए, पता लगाइए कि आपको याद है कि आप भूल गए। सब आसान चीजें हमें हमेशा याद होनी चाहिए बेटा। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है। इसका आंसर आ रहा है बेटा 48। आंसर इसका आ रहा है 48। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है 48। देखिए क्या इसमें करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसको आप y समझ लीजिए, है ना, और z को आप ln x समझ लीजिए। तो आपको निकालना है dy by dz, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये हो जाएगा dy by dx और नीचे हो जाएगा dz by dx। dy by dx मतलब इसका, और इसका किससे होगा, लेमनीज से। तो लेमनीज से होगा तो e की पावर 3x ln e की 3x और 3x का 3 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे e की पावर 2x ln e की पावर 2x इंटू 2 e की पावर 2x और नीचे ln x का कितना हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको, तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x। ये आपके पास समझा। अब आपको तो किस पे निकालना है, आपको निकालना है डी बाई डी जेड, तब जब x का x कितना हो ln 2। तो ये जाएगा 6 ln 2 और ये हो जाएगा e की पावर 4 ln 2। तो वो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, e ln 2 की पावर 6 माइनस e ln 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा 48। यस और नो बोले, कितना हो जाएगा 48। हो गया ही हो गया सबका। ठीक है, यही तक रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब होमवर्क में लिखिए क्या करके आना है। होमवर्क में लिखिए क्या करके आना है। आपको एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट और सेकंड में सेक्शन भी कंप्लीट कर लेना है।
एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट और सेकंड में सेक्शन बी कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन बी, पार्ट सेकंड सेक्शन बी, है ना। हाँ, तो अब समझ लीजिए क्या क्या मैंने बोला है। कल अपन नहीं 2 3 अभी नहीं है बेटा, पहले एनसीईआरटी करोगे ना, आज एनसीईआरटी की तो बाकी थोड़ी सी है ना, तो एनसीईआरटी नहीं है कि कल से थोड़े बहुत 2 के सवाल ले लेंगे अपन, है ना। तो अपन कल क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो बची हुई एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, 2 सवाल जो मैंने अभी आपको होमवर्क में लिखे थोड़ी देर पहले वो डिस्कस करेंगे, दोनों अच्छे सवाल है वो। और अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट और सेकेंड दोनों का रिमेनिंग सेक्शन भी, है ना। पार्ट थर्ड के सेक्शन बी की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में रिमेनिंग सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ। ये अपन सब कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। फिर कल सेक्शन सी दूंगा। चलिए ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं, अब मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, कल मिलते हैं अपन, ठीक है। चलिए ओके बाय।